Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about PM paying tribute to Acharya Vinoba Bhave. इस टॉपिक को हम लोग एसे राइटिंग में या पोस्ट कंसोलिडेशन हिस्ट्री एज वेल एज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर से जोड़ करके देख सकते हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में मेनली लर्निंग फ्रॉम ग्रेट लीडर्स वाले सेगमेंट चैप्टर 1 से जोड़ करके देख सकते हैं। सो करेंट न्यूज़ ये है कि 11 सितंबर विच इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य विनोबा भावे जी, उस ओकेजन पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रिब्यूट पे किया टू Acharya Vinoba Bhave ji. He was born on 11 September in 1895 in Bombay Presidency, which is now of course Maharashtra. तो आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं और फिर उनसे रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है भूदान मूवमेंट, उसके बारे में देखेंगे। बेसिक अगर उनके अर्ली लाइफ के बारे में देखा जाए तो ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडियाज़, और यही कारण है कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल की स्टडीज़ को अबैंडन करके गांधी जी को ज्वाइन किया इन हिज आश्रम, और गांधी जी की टीचिंग्स का उनके लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस था। एंड दैट इज़ वाई उन्होंने हमेशा ही एक सादा जीवन बिताया, ऑस्टेरिटी वाला लाइफ बिताया, एंड ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर पीपल लिविंग इन विलेज एरिया। फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इस कारण से महात्मा गांधी ने फैसला किया कि वो लार्ज स्केल पे सत्याग्रह लॉन्च नहीं करेंगे, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। उस टाइम में ही वाज चोजन एज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑगस्ट ऑफर बाय ब्रिटिशर्स। तो ये आप अपने हिस्ट्री क्लासेस में ज़रूर पढ़ चुके होंगे कि आचार्य विनोबा भावे जी वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। क्या आपको याद है हु वॉज सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही? इफ़ यस, यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो हिस्ट्री लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कीजिए और बताइए हु वॉज सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। कमिंग बैक टू आचार्य विनोबा भावे जी, वो सोशल वर्क में हमेशा ही एक्टिव रहे, एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने गांधीयन आइडिया ऑफ सर्वोदय, सर्वोदय मीन्स राइज ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। सर्वोदय एक फिलॉसफी है जो महात्मा गांधी ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक इंसान को राइज करने की, प्रोग्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अमीर हैं, मटीरियलिस्टिकली वेल ऑफ हैं, दे शुड लुक फॉरवर्ड टू राइज और ग्रो इन इंटेलेक्चुअल सेंस। और उसके लिए उन्होंने दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, दैट रिच पीपल शुड टेक ओनली दैट मच वेल्थ फ्रॉम देयर पोजेशन विच इज़ नीडेड टू हैव अ रिलेटिवली कंफर्टेबल लाइफ। बाकी वेल्थ उनको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर सोशल सर्विस। तो इस तरीके से रिच लोगों का इंटेलेक्चुअल राइज होगा, मटेरियलिस्टिकली तो वो बेटर ऑफ हैं ही, और जो पुअर हैं दे हैव टू एस्पायर फॉर बोथ मटेरियलिस्टिक एज वेल एज इंटेलेक्चुअल राइज। और इस तरीके से सर्वोदय होगा, राइज ऑफ ऑल। और सर्वोदय जो महात्मा गांधी जी का आइडिया था, उससे इंस्पायर्ड होकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में आचार्य विनोबा भावे जी ने लॉन्च किया भूदान मूवमेंट, जो उनके जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट भूदान मूवमेंट। आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जीएस पेपर 3 में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में सेगमेंट या चैप्टर है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म की शुरुआत मानी जा सकती है विथ भूदान मूवमेंट लॉन्च्ड बाय आचार्य विनोबा भावे जी। तो क्या था भूदान मूवमेंट, जरा समझते हैं। विल लिंक इट विथ लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज आइडिया ऑफ सर्वोदय गिवन बाय महात्मा गांधी। हुआ क्या कि 1951 में सम हरिजन्स यानी कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोग इन पोचमपल्ली विलेज ऑफ तेलंगाना, they requested Acharya Vinoba Bhave ji to ensure that these people get about 80 acres of land to
स्टार्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड मेक ए लिविंग फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने कहा कि सर हमारे पास कोई जगह है ही नहीं, कोई ज़मीन है ही नहीं, हम क्या करें। आप हमारे लिए अगर हमारी जितनी जनसंख्या उसके लिए अगर 80 एकड़ ज़मीन अरेंज करवा दें तो फिर हम लोग खेती करके अपना जीवन बिता सकते हैं। तो फिर आचार्य विनोबा भावे जी ने आसपास के जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सामने आएँ और अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा आप गिफ्ट अवे करें, भूदान करें टू दीज लैंडलेस हरिजन्स। और आचार्य विनोबा भावे जी के इस रिक्वेस्ट के बाद मैनी लैंडलॉर्ड्स केम अप एंड दे ऑफर्ड देयर लैंड, पार्ट ऑफ देयर लैंड फॉर दिस नोबल कॉज। और इससे वहाँ के जो हरिजन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। यहीं से शुरू हुआ भूदान मूवमेंट। अब आप देखिए, जो ज़मींदार आगे आए और उन्हें अपने ज़मीनों का हिस्सा ऑफर किया, दे वेयर ऑल्सो विटनेसिंग सर्वोदय। वो मटेरियलिस्टिकली तो वेल ऑफ थे ही, नाउ दे वेयर राइजिंग इंटेलेक्चुअली। और जो लैंडलेस हरिजन्स हैं उनका मटेरियलिस्टिक राइज भी होगा, और जब वो सेल्फ सस्टेनेबल होंगे, अपने लिए लाइवलीहुड अर्न करेंगे, तो दे विल फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑल्सो। तो इससे उनका सर्वोदय भी हो पाएगा। और भूदान मूवमेंट में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंड सीलिंग, एक इंसान को एक लिमिट से ज़्यादा उसके पास ज़मीनें नहीं होनी चाहिए, एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लैंडलेस, विच वॉज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स अडॉप्टेड इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। वो भी देखने को मिल रहा है भूदान मूवमेंट में। भूदान मूवमेंट और लैंड रिफॉर्म्स में मेन अंतर यह है कि लैंड रिफॉर्म्स वे आर ब्रॉट एज पर लॉ, कानूनी तरीके से, और भूदान वॉज मेनली आउट ऑफ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस। तो अदरवाइज भूदान एंड लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स या लैंड रिफॉर्म लॉज इन इंडिया वेयर हैविंग सिमिलर आइडिया, बट वन भूदान मूवमेंट was self guided, while of course land reforms were guided by act. बट ये जो भूदान मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया 1951 में, जो तेलंगाना में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद वो वहाँ रुके नहीं। ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने 58,741 किलोमीटर ओवरऑल ट्रैवल किया, और जगह जगह जाकर के वहाँ पे ज़मींदारों को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप भी पोचमपल्ली के ज़मींदारों की तरह भूदान मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1.3 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर लैंडलेस फार्मर। और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भूदान मूवमेंट बिकेम अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ सैक्रिफाइस एंड नॉन वायलेंस। तो ये मेन कंट्रीब्यूशन रहा आचार्य विनोबा भावे जी का पोस्ट इंडिपेंडेंस इन फॉर्म ऑफ भूदान मूवमेंट। और भी उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें तो ही वॉज फर्स्ट टू रिसीव रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1958। 1957 में अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया बाय रॉकफेलर ब्रदर्स फंड इन न्यूयॉर्क एंड फिलीपीन गवर्नमेंट, और उसके अंतर्गत ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। अभी हमने रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ दिनों पहले देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जब भारत के एक एनजीओ एजुकेट इंडिया को ये अवार्ड मिला। तो रेमन मैग्सेसे जी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, और उन्हीं के याद में दिया जाता है ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आचार्य विनोबा भावे जी वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विथ भारत रत्ना, बट ही वॉज गिवन पोस्ट्यूमसली, मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया। उनके इम्पॉर्टेंट किताबें हैं स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति। 1923 में ही ब्रॉट आउट महाराष्ट्र धर्म, a monthly magazine in Marathi, which included his essays on Upanishads. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, ये प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा है साल 2009 में। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about interim government in Nepal, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो जैसा कि हमने नेपाल के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन किया था 10 सितंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो मोर और लेस वहाँ पे भी मैंने कहा था कि होगा कि आने वाले 3-4 दिनों में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जैसे अभी बांग्लादेश में है, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट लाने की कोशिश की जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। तो वही हुआ है। नेपाल के अंदर सुशीला कार्की हैज़ बीन अपॉइंटेड एज
interim prime minister. With this, she has become first woman prime minister of Nepal. इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि अगले साल 5 मार्च को इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसकी मदद से फिर नया पार्लियामेंट और नई सरकार लाई जाएगी. तो सुशीला कर्की जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंटरिम या केयर टेकर गवर्नमेंट, कि जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक सी विल बी एट द हेल्म एंड मैनेजिंग द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. सी वॉज फेवर्ड बाई द प्रोटेस्टर्स जो जेनजी प्रोटेस्ट अभी लेकर के आए, जिसके कारण केपी शर्मा ओली की सरकार को रिज़ाइन करना पड़ा, उन लोगों में से कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, दे डिमांडेड दैट सुशीला कर्की शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड नाउ सी हैज़ बीन अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद टॉप मोस्ट लीडर्स, एक्सपर्ट्स एंड आर्मी. क्योंकि सुशीला कार्के जी का नाम इसलिए आ रहा था बिकॉज सी हैज़ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड. सी इज़ नोन फॉर हर अपराइट एंड एंटी करप्शन स्टैंड्स. उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उन्होंने मास्टर्स किया है इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और फिर उन्होंने लॉ की डिग्री ली है फ्रॉम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल. शी ऑल्सो हैज़ सर्व्ड एज नेपाल्स फर्स्ट वोमन चीफ जस्टिस. और इस सरकार के लिए तत्कालीन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं, तो जो 8 सितंबर को वायलेंस हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करना, कि क्या वो वायलेंस सिर्फ और सिर्फ जेनजी प्रोटेस्टर्स कर रहे थे या उसके पीछे किसी विदेशी ताकतों का भी हाथ था. क्या उसके पीछे कोई डीप स्टेट है, क्या फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA वगैरह, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं. और ये काफ़ी हद तक संभावना है कि वहाँ पे यंगस्टर्स के फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा उठा करके कुछ फॉरेन एलिमेंट्स ने या वहाँ की डीप स्टेट, नेपाल की डीप स्टेट ने वहाँ पे वायलेंस को इंस्टिगेट किया है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया है, जिस कारण से लगभग 20 यंगस्टर्स के डेथ भी हुई है. तो ये भी इन्वेस्टिगेट करना, दिस इन्वेस्टिगेशन वुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय सुशीला कार्की जी. प्लस सी विल ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैपन्स नेक्स्ट ईयर on 5th March 2026. Next topic is about National Lok Adalat, which will be conducted across the country today. तो देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि what is concept of National Lok Adalat, important from our syllabus GS paper 2 Polity and Governance point of view. देखिए, लोक अदालत is an example of alternative dispute redressal mechanism या alternative dispute resolution mechanism. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे देश में कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी विवाद हो, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मेन मैकेनिज्म है वो है जुडिशियरी. हमें लोअर कोर्ट में जाना होता है, अगर उसके फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ये मेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है. बट अब कोर्ट के अंदर जाने का मतलब है बहुत टाइम लगता है, डिले होता है, प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि कोर्ट को बहुत सारे चीज़ों को देख करके, तमाम प्रोसेसेस को फॉलो करके ही अपना फैसला सुनाना होता है. तो फिर इन ऑर्डर टू इंश्योर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ सम इश्यूज विच आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स या नॉट दैट सिग्निफिकेंट, उसके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लाए गए हैं. ऐसे मुद्दे जिनमें फास्ट रिजोल्यूशन की ज़रूरत है और जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इनके लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लाए गए हैं. उसमें से एक एग्जांपल ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो सकता है ट्रिब्यूनल्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में आप समझते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड मामलों के लिए रादर देन गोइंग इन द कोर्ट one can approach National Green Tribunal, which is an example of alternate dispute resolution mechanism. वैसा ही एक alternate dispute resolution mechanism है लोक अदालत, जहाँ पे मामले लिए जा सकते हैं और उनको रिजॉल्व किया जा सकता है इन स्पीडी मैनर, जिसमें तमाम जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जो कोर्ट के अंदर फॉलो होते हैं वो बाईपास किया जाता है और स्पीडी मैनर में फैसले लेकर के केसेस को रिजॉल्व किया जाता है. तो लोक अदालत की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोक अदालत इज़ ए टाइप ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा मेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है यानी कि जुडिशियल सिस्टम, वहाँ पे
टाइम बहुत लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ केसेस, एंड भाई वहाँ पे जस्टिस पाना इतना आसान नहीं है। इट्स कॉस्टली कॉमोडिटी, जस्टिस थ्रू आवर कोर्ट इज कॉस्टली कॉमोडिटी, क्योंकि लॉयर्स को फीस देना होता है लंबे समय तक। और यही कारण है कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि इंडियन जुडिशरी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ तारीख पे तारीख। वहाँ पे सिर्फ तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। क्या मिलती है? तारीख। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2018 में भी कहा गया था कि इंडियन जुडिशरी में इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तारीख। वो सनी देओल वाला डायलॉग वही 2 जगह बोला गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। तो आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि इंडियन जुडिशरी इज फेसिंग तारीख पे तारीख प्रॉब्लम। तो इस कारण से द जस्टिस बिकम्स कॉस्टली कॉमोडिटी, इट कम्स आफ्टर लॉन्ग डिले ऑल्सो। उसके अलावा हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट ला करके 1976 आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया, जिसने कहा कि देयर शुड बी फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। ये तो एक बात है। दूसरा इसमें प्रोविजन था टाइमली जस्टिस फॉर ऑल। भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो आप सुन ही चुके हैं। आज कोई क्राइम हुआ और उसकी सज़ा क्राइम करने वाले को 30 साल बाद मिले तो उसको जस्टिस नहीं कहा जाएगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली जस्टिस फॉर ऑल आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया। और फिर इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया कि टाइमली जस्टिस मिले, कई सारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स तैयार किए गए। उसमें से एक ट्रिब्यूनल डेवलप किया गया एज पार्ट ऑफ 14A, और ट्रिब्यूनल के अलावा लोक अदालत भी लाए गए। ट्रिब्यूनल क्या होता है? स्पेसिफिक मैटर के लिए होता है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होगा तो एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर ही लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर ही लेगा। बट उसके अलावा कॉन्सेप्ट लाया गया लोक अदालत का। अब ट्रिब्यूनल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जिक्र किया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। लेकिन लोक अदालत लाए गए 1987 में इन ऑर्डर टू implement the second idea mentioned under Article 39A, which is timely justice for all. हुआ क्या? 1987 में पार्लियामेंट ने कानून पास किया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसके अंतर्गत लोक अदालत बनाए गए, विच वर गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑफ कोर्स एज पर दिस एक्ट। और लोक अदालत को पूरे भारत भर में इस्टेब्लिश किया गया। एक बात और आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि इस कानून से पहले भी लोक अदालत अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ पे लाए थे। जैसे गुजरात हैड ब्रॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत इन 1982 इटसेल्फ in order to give implementation to this idea, timely justice for all provision of constitution. But फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो उसकी मदद से पूरे भारत भर में लोक अदालत को इस्टेब्लिश किया गया। तो लोक अदालत एज ए स्टैट्यूटरी स्टेटस were implemented in 1987 and were implemented and were applied across the country. तो इस पेज पे मैंने कई सारी बातें बताई हैं। अभी लोक अदालत के बारे में और भी कई सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। बट आई जस्ट होप आपको एक बात समझ आई, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है। कोर्ट के अलावा किसी और एडजुडिकेटरी बॉडी में जाए तो उसको कहा जाता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्यों चाहिए होते हैं ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म? क्योंकि हमारी जो मेन जुडिशियल बॉडीज़ हैं वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 39A कहता है टाइमली जस्टिस फॉर ऑल। इस कारण से वी नीड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और उसी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है लोक अदालत। लोक अदालत को कानूनी तौर पर ला करके पूरे भारत भर में इम्प्लीमेंट किया गया आफ्टर 1987 आफ्टर दिस लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। उसके पहले भी कुछ स्टेट ने अपने अपने यहाँ पे लोक अदालत लाए थे। उसमें पहला था गुजरात in 1982। अब जरा देखते हैं कि लोक अदालत काम कैसे करता है। तो लोक अदालत एक्ट्स एज ए कोर्ट ओनली एंड इट टेक्स अप सिविल मैटर्स, छोटे मोटे सिविल मैटर्स जैसे कि लेंडिंग ऑफ पेटी मनी, आपने किसी को 5,000 रुपये दिए, वो पैसा नहीं लौटा रहा है। लैंड रिलेटेड छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं कि ये ज़मीन मेरी है और कोई कह रहा नहीं नहीं ये तो मेरी ज़मीन है, मेरे दादाजी के नाम पे थे। तो इस तरह के छोटे मोटे सिविल रिलेटेड मैटर्स लोक अदालत में लिए जा सकते हैं। इवन पेटी क्रिमिनल मैटर्स विच आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन बी टेकन इन लोक अदालत। तो छोटे मोटे सिविल मैटर्स या क्रिमिनल मैटर्स ओनली दोज क्रिमिनल मैटर्स विच आर कंपाउंडेबल कैन बी टेकन इन लोक अदालत। तो क्या होता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस?
कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें द कंप्लेनेंट यानी कि द विक्टिम एंड एक्यूज्ड, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, दे आर अलाउड टू कॉम्प्रोमाइज आउटसाइड द कोर्ट। देखिए, जैसे आप मर्डर कर दोगे तो वहां पे फिर अब कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर। ठीक है, अब वहां पे दैट इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। लेकिन आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो इसने केस कर दिया। अब इस तरह के मामले जो होते हैं वो कंपाउंडेबल हो सकते हैं, वहां पे कोर्ट आपको परमिट कर सकता है कि आप चाहें तो आपस में मामला निपटा सकते हैं, नहीं तो फिर तो केस तो होगा ही। तो सच ऑफेंसेज आर नोन एज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में द अक्यूज्ड एज वेल एज द कंप्लेनेंट कैन कॉम्प्रोमाइज आउटसाइड द कोर्ट, यानी कि जनरली लेस सीरियस ऑफेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो लोक अदालत कैन टेक सिविल मैटर्स, इट कैन टेक क्रिमिनल मैटर्स, बट ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर क्रिमिनल मैटर्स। कौन कौन से केसेस लोक अदालत में आ सकते हैं? ऐसे केसेस जिसमें दोनों ही पार्टी अग्री करे कि ठीक है यह मामला लोक अदालत में लिया जाए, या फिर कोर्ट में जज खुद उस मामले को रेफर कर दे टू द लोक अदालत कि अरे ये मामला इतना सीरियस नहीं है, टेक इट टू लोक अदालत। लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एज चेयरपर्सन, लॉयर, एडवोकेट, सोशल वर्कर्स एज मेंबर्स। तो लोक अदालत में नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के भी लोग हो सकते हैं। याद रहे, डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड नो अपील इज मेंटेनेबल अगेंस्ट इट। अब देखो लोक अदालत बनता कैसे है, कैसे होता है। तो हमारी जो जुडिशियरी है ना, राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू तालुका लेवल, ब्लॉक लेवल तक, अलग अलग जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होता है। तो जुडिशियरी जो है वो सारी की सारी जो है वो एक साथ देखी जा सकती हैं। लोअर कोर्ट में जो फैसले होते हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जितनी भी जुडिशियल बॉडीज हैं, ऑन वन पर्टिकुलर डे दे सिट एज लोक अदालत। ऐसा नहीं है कि लोक अदालत एक अलग से बॉडी बनेगी लाइक ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स में तो अलग से बॉडी बनती है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड ऑल, बट लोक अदालत कैसा रहता है कि उसमें जो हमारी जुडिशियरी है वही किसी एक पर्टिकुलर डे, प्री डिटरमाइंड डे पे बैठती है एज लोक अदालत। जैसे आज 13 तारीख है ना, आज के दिन नेशनल लोक अदालत बुलाई गई है, यही न्यूज है। तो आज हमारी जो जुडिशियरी है भारत भर में, दे विल सिट एज लोक अदालत, नॉट एज जुडिशियरी। नॉर्मल जो जुडिशियरी के कानून प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं फॉलो होगी, दे विल सिट एज लोक अदालत। देयर विल बी अ सिंगल डे लोक अदालत थ्रू आउट द कंट्री, वेयर राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू तालुका लेवल छोटे मोटे सिविल मैटर्स एज वेल एज कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस को लिए जाएंगे और डिस्पोज किए जाएंगे इन लार्ज नंबर्स। तो एक लोक अदालत ये होता है नेशनल लोक अदालत, जो टाइम टू टाइम हमेशा, इट्स नॉट ए परमानेंट बॉडी, ये टाइम टू टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ऐसे अभी 13 सितंबर को हो रहा है, इसके पहले इसको मई में अप्लाई किया गया, मई में लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट मेनली तय करती है कि इस फलाना तारीख को, इस पर्टिकुलर डेट को हम लोग लोक अदालत की तरह बैठेंगे, राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू तालुका लेवल कोर्ट। तो ये होता है नेशनल लोक अदालत। उसके अलावा एक और लोक अदालत होती है, इसको कहा जाता है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत बेसिकली रेफर्स टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बिल आपको भेज दिया 3 लाख रुपए का, आपको लग रहा है कि इतना तो बिल आना ही नहीं चाहिए। अब आप ये मामला लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। इससे अच्छा हर एक जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट है, जैसे ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, उनको कहा गया है कि आप एक लोक अदालत बनाएंगे विच इज परमानेंट इन नेचर। वो नेशनल लोक अदालत की तरह कभी कभी नहीं बैठेगी, वो परमानेंट रहती है। और इन परमानेंट लोक अदालत विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उसमें इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट केस लिया जा सकता है। जैसे MTNL के अगेंस्ट केस करना है, BSNL के अगेंस्ट केस करना है, तो उन सबका अपना अपना परमानेंट लोक अदालत होता है जिसमें आप केस कर सकते हैं और फिर वहाँ पे मामला रिजॉल्व होता है। जिस दिन नेशनल लोक अदालत बैठाई जाती है ना, उस दिन फिर गांव-गांव में इस तरह के मोबाइल वैन्स भी भेजे जाते हैं
जिसमें जुडिशियल ऑफिसर होता है और गांव-गांव में छोटे मोटे केसेस, किसी की बकरी किसी ने चुरा ली, इस तरह के केसेस होते हैं। किसी ने बैंक से लोन लिया था 10,000 रुपए का अंडर सम गवर्नमेंट स्कीम टू स्टार्ट अ पोल्ट्री बिजनेस, मुर्गी पालन का बिजनेस करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया 10,000 का, मुर्गी खरीदा, खुद ही खा गया। अब बैंक जो है वो केस करेगा। इस तरह के मैटर जो हैं सिविल मैटर्स होते हैं जनरली। अब वो कोर्ट में लेने से अच्छा है कि गांव-गांव में इस तरह के लोक अदालत बैठाए जाते हैं, नेशनल लोक अदालत, और गांव-गांव में इस तरह की सर्विसेज के लिए उस दिन मोबाइल लोक अदालत चलाई जाती है। और बैंक वाले पहुंचे हैं, वो आदमी भी पहुंचा है, और फिर वहाँ सामने मामला रिजॉल्व किया जाता है। ये कहेगा कि बैंक वाले कहेंगे भाई 10,000 दो, ये कहेगा नहीं नहीं सर 10,000 तो नहीं है, फिर वो नेगोशिएशन करके 2, 4, 5,000 में मामला रिजॉल्व होगा, केस खत्म होगा। तो इस तरीके से लोक अदालत काम करती हैं। लोक अदालत एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, statutory body as per this Legal Services Authority Act, but in order to implement the provision of Article 39A, that is timely justice to all. लोक अदालत दो तरीके की होती है, एक होती है नेशनल लोक अदालत, दूसरी होती है परमानेंट लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत फॉर सिविल मैटर्स एज वेल एज पेटी क्रिमिनल ऑफेंसेस, एंड परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इससे फ़ायदा क्या हुआ लोक अदालत से? टाइमली जस्टिस मिलेगा, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है। भाई इसमें जो नियम है देखिए, जैसे कोर्ट जब नॉर्मल कोर्ट की तरह काम करते हैं तो दे आर बाउंड बाय मेनी प्रोविजन, सीआरपीसी एंड अदर लॉज एज वेल, बट यहाँ पे प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ जुडिशियल ऑफिसर बैठा है जो इसको डाटा दो, फटकार लगाए, करे पैसे दो, जल्दी ख़त्म करो मामला यहाँ पे, और इस तरीके से और बहुत प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरीके से केसेस जो हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। अफोर्डेबिलिटी टू जस्टिस भी है, यहाँ पे कोई आपको वकील वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, सामने सामने बैंक वाले हैं, आप हैं, मामला रिजॉल्व कीजिए। तो इस कारण से जस्टिस के लिए आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो अफोर्डेबिलिटी भी है और टाइमली जस्टिस डिलीवरी भी है। न्यूज़ सिंपल सा था कि आज 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत बैठेगी, और इसमें मेनली छोटे मोटे माइनर ट्रैफिक चालान रिलेटेड मामले को रिजॉल्व किया जाएगा। तो सेटल पेंडिंग केसेज एंड ट्रैफिक चालान्स क्विकली, आज मेनली इन पे फोकस किया जाएगा, और इस तरह के जितने भी पेटी केसेज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा, चाहे सिविल मैटर्स हो या क्रिमिनल मैटर्स हो। क्रिमिनल में भी कौन से? कंपाउंडेबल मैटर्स। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, स्पीडी एंड चीफ जस्टिस के लिए और क्या क्या मेजर्स लाए गए हैं। तो वही सब पहले बता देना, तारीख पे तारीख, इशू एंड ऑल। फिर बताना कि लोक अदालत्स बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म बनाए गए हैं, नारी अदालत, ग्राम न्यायालय एक्ट, ये सब लाया गया है इन ऑर्डर टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स मंथन, पीएसबी मंथन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक, ऐसे बैंक जिसमें सरकार के मेजॉरिटी स्टेक हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए उनकी सर्विस डिलीवरी में। इसके लिए टाइम टू टाइम सरकार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बुलाती है जिसको कहा जाता है पीएसबी मंथन। दिस पीएसबी मंथन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बुलाती है पीएसबी मंथन, जिसमें सरकार की तरफ से लोग होते हैं, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मेनली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि कैसे सरकारी बैंक का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जाए, उनका क्रेडिट ग्रोथ यानी कि जितना वो लोन देते हैं वो इंप्रूव किया जाए, बेहतर डिजिटलाइजेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिड्यूस किया जाए, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि देयर सर्विसेज शुड बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पॉपुलेशन, ये सब कैसे हो, इन सब पे मेनली ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है अंडर पीएसबी मंथन। तो न्यूज़ यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पीएसबी मंथन ऑर्गेनाइज किया है। दिस विल बी थर्ड एडिशन ऑफ पीएसबी मंथन। इसके पहले 2 एडिशन और लाई जा चुकी है पास्ट में, 2016 या 19 इस तरीके से। दिस पीएसबी मंथन इज द थर्ड एडिशन ऑफ पीएसबी मंथन। तो इस साल कराया जा रहा है पीएसबी मंथन, तो इस साल के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएसबी मंथन। अब याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस साल का, जो थर्ड एडिशन ऑफ पीएसबी मंथन बुलाया गया है 2025 में, इसमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत सरकार ने तय किया है गवर्नमेंट बैंक्स के लिए कि एटलीस्ट 2 पब्लिक सेक्टर बैंक शुड बी इन टॉप 20 इन वर्ल्ड रैंकिंग एज फार एज द एसेट साइज इज कंसर्न्ड बाय 2047। जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक हमारे देश के 2 सरकारी बैंक्स कम से कम दुनिया के टॉप 20 बैंक्स में होने चाहिए एज फार एज देयर एसेट साइज इज कंसर्न्ड। अभी की अगर बात की जाए तो हमारे देश में बस एक ही ऐसा बैंक है, गवर्नमेंट बैंक, जो
वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में है और वो है SBI, और उसकी भी रैंकिंग है 43rd एज फार एज एसेट साइज इज कंसर्न। और अब हमारा लक्ष्य क्या है, 2047 तक 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टॉप 20 में लाना है as per this PSB मंथन। So this target is important, that has to be kept in mind from prelims and mains exam point of view. इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मिनिस्टर। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से जोड़ करके देखा जा सकता है इस न्यूज़ को, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही। एथिक्स में भी खासकर जो टॉपिक है ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, चैप्टर 7 में, उससे जोड़ करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है। तो क्या है न्यूज़ वो देखते हैं। अल्बानिया हैज़ अपॉइंटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट AI जनरेटेड मिनिस्टर। अब AI जनरेटेड मिनिस्टर, इसका नाम रखा गया है डिएला, विच एक्चुअली मीन्स द सन इन लोकल लैंग्वेज। अब डिएला या AI जनरेटेड मिनिस्टर करेगा क्या? बेसिकली एक AI टूल है जो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर निकाले जाते हैं, उसको एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से, रूल बेस्ड तरीके से कराए। ये मेन रोल है डिएला का। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकला तो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट या फिर कोई ना कोई मिनिस्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ओवरसी करता है कि किस पार्टी को दिया जाना है कॉन्ट्रैक्ट। उसमें बहुत बार वैसे तो प्रोसीजर होते हैं कि सब पार्टी अपना अपना बिड सबमिट करेगी, जो बेस्ट बिड होगा, लोवेस्ट प्राइस होगा, उनको दिया जाएगा। लेकिन चूंकि इंसान है बीच में, ह्यूमन इंटरफेस है, मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट और ह्यूमन इंटरफेस है, तो करप्शन के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो बिडर्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा, कुछ ना कुछ वो मैनिपुलेशन कर देगा। सो एज लॉन्ग एज देयर इज अ ह्यूमन इंटरफेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, बिकॉज ह्यूमंस कैन फाइंड वेज टू डेविएट फ्रॉम रूल इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। बट अगर यही सारा काम एक सिस्टम के थ्रू हो, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हो, AI बेस्ड, ये सब लोग अपना डिजिटल बिड सबमिट करेंगे, उसमें प्राइस कोटेशन करेंगे। मान लीजिए कोई रोड ही बनाई जानी है, तो अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना बिड सबमिट करेंगे। वो बिड को कोई एक इंसान इवैल्यूएट नहीं करेगा, एक AI टूल इवैल्यूएट करेगा, इसका नाम होगा डिएला। इससे क्या होगा कि देयर विल बी कंप्लीटली रूल बेस्ड इवैल्यूएशन एंड दिस विल बी ट्रांसपेरेंट, सो पॉसिबिलिटी इज दैट इट विल बी 100% करप्शन फ्री। तो इसी मकसद से डिएला मिनिस्टर को लाया गया, जिसका मेन काम क्या होगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए। गवर्नमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट देती है फॉर प्रोक्योरमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, उसको फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट कराए। तो दैट कैन बी मेंशन्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस इन ऑर्डर टू डू अवे विथ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। कि अल्बानिया ने एक AI जनरेटेड मिनिस्टर अपॉइंट किया है इन ऑर्डर टू यूज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डू अवे विद द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड जो सवाल था उसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ही डिड नॉट एडवोकेट सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुइज्म। हरप्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड पूछा गया करेक्ट कौन सा है, तो हरप्पन, पहला स्टेटमेंट तो गलत है बिकॉज द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड। दूसरा सही है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। परसिवरेंस जो मिशन था उसमें सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट ट्रू। बाकी 2 स्टेटमेंट सही हैं। और ये वन रक्षा वाला तो सिंपल सा था, गी को। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।